हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीथिंग इज फाइन एंड सो लेट्स बिगिन विद आवर जर्नी। मैंने आप सबसे कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक रखूंगी एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग पर। अब ये क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या इंडिकेशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, किन लोगों पर करना है ना? तो इन सारी बातों के बारे में बताना चाहती हूँ। ये होता क्या है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी पेशेंट होता है, हाइपरटेंसिव है, नॉन हाइपरटेंसिव है, या पहली बार चेक करके पता चलता है कि हाइपरटेंसिव है, तो क्लिनिक में बीपी चेक होता है मरीज का। और हम सब लोग जानते हैं कि हाइपरटेंशन इज अ बिग रादर अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क फैक्टर, यानी कि हार्ट की परेशानी होने के लिए पहली सीढ़ी है अगर आपका बीपी हाई है। ठीक, ये बात मैं बहुत दिनों से बताती जा रही हूं। ठीक है, तो ये पहली सीढ़ी जो है, इसको डिटेक्ट करने में, इसको डायग्नोज करने में बहुत टर्मोइल आते हैं, बहुत ट्विस्ट आते हैं, और इसकी डिटेक्शन के लिए ही ये एबीपीएम और एचबीपीएम है। देखिए, इंसान का, किसी भी व्यक्ति का बीपी क्लिनिक के सेटिंग में चेक किया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्लिनिक में बीपी है और जो बाहर उसके घर पे, उसकी वर्किंग प्लेस पे, उसकी 24 घंटे की जिंदगी में जो बीपी है, वो दोनों बहुत डिफर कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं क्लिनिक सेटिंग ब्लड प्रेशर एंड आउट ऑफ क्लिनिक ब्लड प्रेशर। क्लिनिक में तो आपने बीपी चेक कर लिया, अब आउट ऑफ क्लिनिक आप बीपी कैसे चेक करें और कैसे पता करें, कैसे पेशेंट को ठीक से लेबल करें, डायग्नोस करें कि वो हाइपरटेंसिव है या नहीं है। तो आउट ऑफ क्लिनिक बीपी चेक करने के लिए कई डिकेड से कई तरीके की इन्वेंशन चल रही थी। इतने एविडेंसेस के बाद दो ही अप्रोचेस जो हैं लाइमलाइट में आई हैं, जिनको यूज किया जाता है, जो कामयाब हुई हैं, वो है एबीपीएम और एचबीपीएम। इसका फुल फॉर्म क्या है? एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। अब ये सवाल उठता है कि एबीपीएम सुपीरियर है या एचबीपीएम है। इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, अभी मैं समझाने जा रही हूँ। उससे खुद ब खुद काफी हद तक समझ में आता है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा सुपीरियर है, बट मोर और लेस दोनों का एक ही काम रहता है, बट अलग अलग चैलेंजेस भी होते हैं दोनों में। दोनों ही बिल्कुल ऑटोमेटिक डिवाइसेस हैं। एबीपीएम की बात शुरू करते हैं। ABPM is an automatic device. It is an automatic process जिससे कि हम बीपी को मेजर करेंगे, और इसमें ऑसिलोमेट्री टेक्निक यूज करी जाती है। और ये एक जो है ना ABPM, इसको आप अपनी बेल्ट में रख देते हैं या एक पाउच में इसको रखा जाता है, जिससे कि एक ट्यूब के थ्रू स्फिग्मोमैनोमीटर जो आपके कफ जो है आपकी अपर आर्म पे लग जाता है, और ट्यूब से इसको कनेक्ट कर देते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, फुली ऑटोमेटेड है, ऑसिलोमेट्रिक टेक्निक अपनाई गई है इसको ब्लड प्रेशर इससे चेक करने के लिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एबीपीएम और एचबीपीएम से ब्लड प्रेशर पाया जाता है, वो आपका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के बारे में ज्यादा अच्छा बता सकता है एज कंपेयर टू द क्लिनिक ब्लड प्रेशर। So I can say in other words that it is a big indicator, rather it is an important indicator to tell you about your CVD कंडीशन। आपके हार्ट की कंडीशन को ज्यादा अच्छे से दर्शाया जा सकता है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ज्यादा अच्छे से एबीपीएम और एचबीपीएम बताएंगे। ठीक है, अब जो ये एबीपीएम है, ये 24 घंटे की ब्लड प्रेशर रीडिंग बताता है। 24 घंटे की ब्लड प्रेशर रीडिंग के लिए एबीपीएम यूज होता है, वेयर एज एचबीपीएम जो है वो कम से कम
कंसेक्टिवली 3 कंसेक्टिव डेज के लिए यूज किया जाता है, ऑप्टिमली 7 डेज के लिए यूज किया जाता है। लेकिन एबीपीएम में क्या है कि आपको ये लगा के छोड़ दिया जाता है 24 घंटे के लिए। आप 24 घंटे अपनी डेली एक्टिविटीज, जो भी काम करते हैं रोजमर्रा के, जो भी आपकी एक्टिविटी है, आप उसको नॉर्मल वे में करते रहते हैं। आप सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, ये अपना बीपी चेक करता रहता है। होता क्या है कि हर 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक ये इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट है, इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि ये हर 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है। तो आपका कफ भरता है, इन्फ्लेट होता है और उसमें ब्लड प्रेशर चेक हो जाता है और रीडिंग इसके अंदर रहती है। जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है 24 घंटे का, तो ये रीडिंग्स कंप्यूटर में चली जाती हैं। वो इस तरीके से प्रोग्राम्ड है दैट दीज रीडिंग्स आर अपलोडेड इन द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। दे आर डाउनलोडेड इन द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। फिर वहां पर ये प्रोसेसिंग हो जाती है। अच्छा, अब एक बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई होता है, जैसे कि सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला, अगर सपोजिंग 160 170 है, अब इसका जो कफ इन्फ्लेट होता है वो 160 170 से ऊपर इन्फ्लेट होता है और हर 15 मिनट से आधे घंटे में कफ इन्फ्लेट होगा। ये एबीपीएम हो, एचबीपीएम हो, दोनों में एक ही चीज है। अगर आपका 15 मिनट से आधे घंटे में होगा तो कई लोग इसको सह नहीं पाते जिनका बीपी ज्यादा है, क्योंकि इतना ज्यादा जब वो कफ इन्फ्लेट होता है तो वो पेनफुल हो जाता है। तो ये एक रीजन है कि जिसके चलते लोग एबीपीएम नहीं भी कराना चाहते और उससे पीछे हट जाते हैं। ठीक, अब बात ये है कि एबीपीएम किया कैसे जाता है। देखिए, ये हर 15 मिनट से आधे घंटे में रीडिंग होती है, 24 घंटे के लिए ये रखा जाता है। आप डेली एक्टिविटीज करते रहते हैं। आपसे ये भी कहा जाता है कि एक डायरी मेंटेन कर लें, जिसमें कि आप ये बताएं कि किस टाइम आप सोए थे, किस टाइम आप जगे थे, किस टाइम आपने खाना खाया था, किस टाइम आपने दवा ली थी, कोई सिम्टम तो नहीं आया या कोई स्ट्रेस का इवेंट हो। तो वो सारे अगर आप नोट कर लेंगे तो जिस टाइम पे ये कंप्यूटर पे आके इसकी प्रोसेसिंग होगी तो हम उसको उसके साथ कोरिलेट करके दे सकते हैं कि ऐसे टाइम पे आपका बीपी कहाँ गया, है ना। तो ये बात समझ में आती है, वैलिडेट करती है कि सिचुएशन के हिसाब से आपके बीपी में क्या चेंज आई थी। ये अगर आप नोट करके रखें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ये जिसको भी ये एबीपीएम करा जाता है उसको थोड़ी सी ये हिदायत दी जाती है कि जिस टाइम पे कफ इन्फ्लेट हो रहा है उस टाइम अपनी आर्म को थोड़ा स्टैंड स्टिल रखने, ना हिलने दें। दूसरी चीज ये है कि एक तो आर्म को ज्यादा मतलब उस टाइम पे स्टैंड स्टिल कर ले और थोड़ा सा मूवमेंट अपनी उस टाइम पे कम करें, क्योंकि अगर वो मूवमेंट चलती रहेगी और आर्म आपकी हिलती रहेगी तो हो सकता है कि कुछ आर्टिफैक्चुअल रीडिंग्स या कुछ गलत रीडिंग्स आए। तो वो चीज ना हो, उस सिचुएशन में हम ना आए, इसके लिए हम मरीज को ये बता के भेजते हैं कि जिस टाइम पे कफ आपका इन्फ्लेट हो रहा है उस टाइम पे अपनी बाजू को स्टेशनरी कर दें, उस टाइम पे अपनी बाजू को ज्यादा ना हिलाएं, थोड़े सी मूवमेंट्स कम कर लें। तो ये बात हुई एबीपीएम की। अब इसकी वैलिडिटी क्या है। देखिए, वैलिडिटी के पीछे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। स्पेसिफिकली हम ये देखते हैं कि अगर दिन भर में 10 रीडिंग्स ये ले लेता है एबीपीएम और रात में 5 रीडिंग्स लेता है तो इट इज अ वैलिड डिवाइस एंड इट शुड बी यूज्ड। यानी कि दिन भर में हम 10 रीडिंग्स लेते हैं और रात में हमारी कम से कम 5 रीडिंग्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम इसके किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एबीपीएम जो है वो ज्यादा वैलिड माना जाता है, ज्यादा सुपीरियर भी माना जाता है एज कंपेयर टू एचबीपीएम। अच्छा, अब एबीपीएम की इसमें ना मीन ब्लड प्रेशर मिलता है आपको। तो मीन ब्लड प्रेशर आप कैसे कैसे करते हैं, 24 घंटे का मीन ब्लड प्रेशर, रात भर में मीन ब्लड प्रेशर, दिन भर में मीन ब्लड प्रेशर, आप इन सारी चीजों का
के हिसाब से चेक करते हैं। जब इसकी रिजल्ट्स आते हैं ना, तो कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, वो ऐसे ही इंटरप्रेट किया जाएगा कि 24 घंटे में मीन ब्लड प्रेशर क्या रहा, दिन भर में मीन ब्लड प्रेशर क्या रहा और रात भर में मीन ब्लड प्रेशर क्या रहा। तो दिन भर का जो आपका ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर है ना, इट शुड बी लेस देन 130/80। दिन भर का जो एवरेज है इट शुड बी लेस देन 130/80। और उसका जो, ये तो ऑप्टिमल है, लेकिन नॉर्मल कितना होना चाहिए, दिन भर का नॉर्मल 135/85 अगर है, लेस देन या इक्वल टू, तो दैट इज कंसीडर्ड नॉर्मल। और हाई ब्लड प्रेशर किसको कहेंगे हम, इफ इट इज मोर देन और इक्वल टू 140/90 देन इट इज कंसीडर्ड अ हाई ब्लड प्रेशर। ये मैं दिन भर के ब्लड प्रेशर का 24 आवर का मीन ब्लड प्रेशर के बारे में बता रही हूँ। अब आई बात नाइट के ब्लड प्रेशर की। रात में आपका ब्लड प्रेशर ऑप्टिमली 115/65 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रहना चाहिए, लेकिन नॉर्मली 120/70। हम कब कहेंगे कि आपका बीपी हाई है, अगर आपका बीपी 125/75 आ जाता है या रहता है। इस तरीके से ये रात का हुआ। अब दिन में कितना होना चाहिए, दिन में आपका ब्लड प्रेशर ऑप्टिमली 125/75 होना चाहिए, नॉर्मली 130/80 से कम रहना चाहिए, और हाई हम तब कहेंगे अगर आपका ब्लड प्रेशर 135/85 है। ठीक है, तो ये हमें रीडिंग्स देखनी ही पड़ेगी एबीपीएम को इंटरप्रेट करने के लिए। अब इसकी इंडिकेशंस क्या है, किन कंडीशंस में हम एबीपीएम करते हैं। आपको रूल आउट करना है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। मैंने आपको बताया व्हाइट कोट क्या होता है कि क्लिनिक में आपका बीपी बढ़ रहा है पर घर में आपका बीपी नॉर्मल है। तो ये रूल आउट करने के लिए हम तो क्लिनिक में ही आपका बीपी चेक कर रहे हैं, हमें क्या पता आपका घर में क्या बीपी है, हम आपको कैसे लेबल करें आप हाइपरटेंसिव हो कि नहीं हो, आपको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स हैं कि नहीं है। इसके लिए फिर हमें एबीपीएम या एचबीपीएम की जरूरत पड़ती है। तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन को चेक करने के लिए मास्क्ड हाइपरटेंशन, यानी कि आपका घर पे तो बीपी बढ़ रहा है या वर्किंग प्लेस पे तो बीपी बढ़ रहा है, लेकिन आप जब हॉस्पिटल में या क्लिनिक में डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तब आपका बीपी लो हो जाता है या नॉर्मल में आ जाता है। इन दोनों का डिफरेंस ये है कि दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं, लेकिन इसमें ये जो है ना मास्क्ड हाइपरटेंशन, इसका प्रोग्नोसिस पुअर है, इसमें कार्डियोवैस्कुलर इवेंट ज्यादा या ऑल कॉज मोर्टेलिटी के कॉजेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इसको पकड़ पाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नेसेसरी है, जिसमें कि एबीपीएम हमारी बहुत मदद करता है। तीसरी चीज है ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत वेरिएबल है उसको हम एबीपीएम लगाते हैं, और अगर उनके बीपी बहुत वेरिएबल आ रहे हैं तो उनको भी ज्यादा चांसेस हैं हार्ट की डिजीजेस या ऑर्गन डैमेज होने का। चौथी चीज है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन भी हम चेक करते हैं विद दिस एबीपीएम एंड एचबीपीएम। हाइपोटेंशन 4 तरीके का होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आपको पोस्चुरल हाइपोटेंशन के बारे में बताया है। फिर पोस्ट प्रैंडियल, यानी कि खाना खाने के बाद एकदम आपका बीपी गिरता है, तो ये भी एबीपीएम आपको अच्छे से बता सकता है। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस डिसफंक्शन जिन लोगों को है उनका भी बीपी गिरता है, ये भी हाइपोटेंशन में चले जाते हैं। ठीक है, फिर चौथे वो लोग हैं जो कुछ ड्रग्स लेने के बाद जिनका ब्लड प्रेशर गिरता है, तो ये हाइपोटेंशन भी ये एबीपीएम बताता है। तो 4 चीजें इसने बताई, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बताया, मास्ड हाइपरटेंशन बताया, ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी बताया और हाइपोटेंशन बताया। 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके ब्लड प्रेशर में डायगोनल वेरिएशन होती है, यानी कि दिन भर में आपके ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते हैं। ये एबीपीएम बहुत अच्छे से बताता है। जैसे कि ये नॉर्मल है कि नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर रात के टाइम गिरता है। मैंने बोला ना कि नॉर्मल कितना होना चाहिए, ऑप्टिमली इट शुड बी 115/65। नॉर्मली हम कहते हैं 120/70। अगर रात में आपका ब्लड प्रेशर 125/75 है या उससे ज्यादा है, तब हम आपको हाइपरटेंसिव लेबल करते हैं।
तो रात का जो ब्लड प्रेशर है ना वो कम से कम 10% आपके नॉर्मल ब्लड प्रेशर से गिरना ही चाहिए। ठीक है, 10% रिडक्शन शुड बी सीन इन द नाइट टाइम ब्लड प्रेशर। इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर डिप कर रहा है। तो ये डिपिंग ऑफ जो ब्लड प्रेशर है ना, इट इज अ नॉर्मल फिनोमिना विच शुड हैपन इन एवरी पर्सन। जिनमें नहीं होती, जो नॉन डिपर्स होते हैं उनको कहते हैं नॉन डिपर्स। जिनमें नहीं होती ना, उनका ये जो एग्जैजुरेटेड ब्लड प्रेशर होता है ना, उससे उनको स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा हैं, हार्ट में प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा हैं। स्ट्रोक यानी कि पैरालिटिक अटैक, यानी कि आपकी ब्रेन की आर्टरी में ऑक्लूजन हो जाना या ब्रेन की आर्टरी में ब्लॉकेज आ जानी, उसमें स्ट्रोक हो जाता है आपको जब लकवा हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक तो हुआ ये डिपिंग वाला फिनोमेना। फिर होता है अर्ली मॉर्निंग सर्ज। क्या होता है कि हमारी बॉडी हमारे उठने से पहले हमारे बीपी और शुगर को बढ़ा देती है। तो रात में तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल दिन के ब्लड प्रेशर से 10% गिरना बहुत लाजमी है। जिनका नहीं गिरता उनका दवाई देके गिरा जाता है, क्योंकि नॉन डिपर्स बहुत खतरनाक होते हैं। वो सीधा उनके हार्ट में प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जब आप सुबह उठते हो उससे कुछ घंटे पहले, इसको कहते हैं मॉर्निंग सर्ज, जहां पे आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपकी मॉर्निंग सर्ज ज्यादा है, एग्जैजुरेटेड है, यानी कि बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे लोगों में इसीलिए कहा जाता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक आया। ये मॉर्निंग सर्ज के टाइम पर आता है। इसी टाइम पे पैरालिटिक अटैक भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें पता करने के लिए भी एबीपीएम बहुत फायदेमंद है। आप अर्ली मॉर्निंग तो किसी के पास, कोई पेशेंट आपके पास आके अपना बीपी भी नहीं चेक कराएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो आपको कैसे पता चले अगर किसी की बीपी इतनी वेरिएबल चल रही है, आपको कैसे पता चले कि उसका वो डिपर है कि नॉन डिपर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एबीपीएम बहुत अच्छे से बताता है हमको। इसके कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये हैं कि देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर में तो ये नहीं मिलता आपको, थोड़ा महंगा भी है, जिसकी कि इंश्योरेंस रीइंबर्समेंट भी नहीं करती। तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में ही जाओ, वहीं पर इसको ये आपको मिल सकता है, अदरवाइज ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरी, हर 15-15 मिनट में जब कफ आपका इन्फ्लेट होता है तो कुछ लोग उस चीज को नहीं भी सह पाते और उनको परेशानी हो जाती है। तो एक तो ये बात हो गई। तो और कुछ लोगों को रात में पहनने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अब आई बात आपकी होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। देखिए होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के मेन 2 इंडिकेशंस हैं। एक तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, दूसरा ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। अगर आपका ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी नहीं पता चल पा रहा, नहीं बीपी लो हो पा रहा, तो ये होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत बेनिफिशियल है। मतलब उतनी सी चीज के लिए आपको पूरा दिन लगा के रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा ये जो एबीपीएम और एचबीपीएम है ना, ये आपकी ड्रग एफिकेसी भी बताती है, यानी कि आपने दवाई ली, आपको असर आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ लोगों में एक्सेप्शंस भी हैं कि जहां हम एबीपीएम नहीं भी यूज करेंगे। जिन लोगों का ऑलरेडी ब्लड प्रेशर 180/110 या उससे ज्यादा पाया जा रहा है, उसमें हमें कोई गेम नहीं करना, कोई लेबलिंग का चांस नहीं लेना। एक तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर 180/110 या उससे ज्यादा पाया जा रहा है, उन लोगों में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, फटाफट दवाई शुरू करनी है। जिनमें कोई सेकेंडरी कॉज हाइपरटेंशन का आपको मिल गया है, उनमें दवा शुरू कर देनी पड़ेगी। सेकेंडरी कॉज को रिजॉल्व करना पड़ेगा और करना चाहिए भी, तभी आपका बीपी नॉर्मलाइज होगा। ठीक है ना। और जिन लोगों में ऑलरेडी आपने देख लिया कोई ऑर्गन डैमेज शुरू हो चुका है, हार्ट है, किडनी है, आंखें हैं, कुछ भी सिस्टम आपका इफेक्ट होना शुरू हो चुका है, तो उन लोगों में हम फटाफट दवाई शुरू कर देते हैं। उन जगहों पर एबीपीएम या एचबीपीएम का फिर कोई रोल ज्यादा रह नहीं जाता। अच्छा, अब होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग किस तरीके से करी जाती है? ये भी बहुत ऑटोमेटिक है, इसमें भी ऑसिलोमेट्रिक टेक्निक यूज होती है। इसमें ना होता क्या है कि जो पेशेंट है ना, वो अपना ब्लड प्रेशर दिन में 2 बार और इवनिंग में 2 बार लेता है।
ठीक है। और उससे पहले ना वो अपने आप को बिल्कुल कूल डाउन करता है। तो कूल डाउन कैसे करता है? 5 मिनट का रेस्ट करना लाजमी है, जिसमें कि आप अपनी बैक को पूरी रेस्ट दो, पैर आपके नीचे धरती पर लगे होने चाहिए, आर्म आपकी हार्ट के लेवल तक रेज्ड होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो अननेसेसरी आपको हाई ब्लड प्रेशर मिल सकता है, गलत रीडिंग मिल सकती है। तो आप 5 मिनट अपने आप को रेस्ट देने के बाद फिर हम HBP चेक करते हैं, यानी कि होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हम चेक करते हैं। तो इसमें 2 रीडिंग मॉर्निंग की जरूरी है, 2 रीडिंग इवनिंग की जरूरी है। अच्छा, HBPM कभी रात का ब्लड प्रेशर नहीं चेक करता, तो ठीक है। फिर हम बता रहे थे HBPM। अब HBPM क्या है? होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, यानी कि घर में बीपी चेक करना। मैंने आपको बताया है कि HBPM जो है वो आप उसकी सुबह के टाइम 2 रीडिंग और शाम के टाइम 2 रीडिंग लेंगे। कम से कम 3 कंसेक्यूटिव डेज पे HBPM चेक किया जाता है, बट द बेस्ट इज इफ यू चेक फॉर अ वीक और सो। लेकिन एक चैलेंज बहुत बड़ा आ गया, 1 हफ्ते तक आपको इस तरीके से कंडीशन में रहना है, ये इतना कंफर्टेबल नहीं रहता। रात का बीपी कभी भी HBPM से चेक नहीं किया जाता। HBPM का बीपी चेक करने से पहले मरीज 5 मिनट का रेस्ट लेता है और उसके बाद ये बीपी चेक करता है एक क्वाइट शांत कमरे में, ताकि रीडिंग्स बिल्कुल ठीक आए। रीडिंग्स जो है वो कहाँ पर गड़बड़ कर सकती हैं? अगर सपोजिंग पेशेंट की आर्म की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, या कफ छोटा है, आर्म सरकमफ्रेंस ज्यादा बड़ा है, या अगर पेशेंट के हार्ट रेट में वेरिएबिलिटी है, यानी कि उसको कोई एट्रियल फिब्रिलेशन या कोई इस तरीके की बीमारी है जिसके चलते उसका हार्ट रेट ठीक नहीं चल रहा, और तब आपकी रीडिंग में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। या अगर मरीज की आर्टरी में स्टिफनेस है, यानी कि आर्टरी कंप्रेस नहीं हो पा रही, आर्टरी बहुत स्टिफ है, ऐसी सिचुएशंस में बीपी की रीडिंग्स गलत आ सकती हैं। अच्छा, अब ये देखा जाता है कि जो HBPM है ये ब्रेकियल आर्टरी पे किया जाता है, और HBPM जो है इट इज मच मोर सुपीरियर एज कंपेयर्ड टू द ब्लड प्रेशर विच इज मॉनिटर्ड ऑन योर रिस्ट। कुछ ऐसे भी रिस्ट मॉनिटर्स आ गए हैं, उनके कंपैरिजन में HBPM की रीडिंग ज्यादा वैलिडेटेड, ज्यादा अच्छी और ज्यादा एक्यूरेट होती है, तो इसलिए HBPM इज प्रेफर्ड। अच्छा, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि HBPM के कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपकी रीडिंग स्टोर नहीं करते। जैसे ABPM में रीडिंग स्टोर हो जाती है और फिर वो जो कंप्यूटर पे जब वो डाउनलोड होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद रीडिंग सामने आ जाती है। इसमें रीडिंग स्टोर नहीं होती, आपको खुद अपनी रीडिंग नोट डाउन करनी पड़ती है, जिससे कि मरीज में बहुत एंजाइटी आ सकती है, क्योंकि अगर उसको बीपी बहुत ज्यादा मिलेगा तो वो घबरा जाएगा, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बेटर रहता है कि अगर रीडिंग स्टोर हो। लेकिन हाँ, आजकल कुछ ऐसी HBPM डिवाइसेस आ गए हैं जो कि रीडिंग स्टोर कर रहे हैं, और जिसके चलते फिर वो ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। बाकी ये है कि मैंने बोला इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ ABPM में कुछ पैसा देती हैं, वो भी टू डिटेक्ट द वाइट कोट हाइपरटेंशन, बाकी किसी कॉज के लिए नहीं देती। HBPM में इंश्योरेंस रिइंबर्समेंट नहीं होती, तो ये एक चैलेंज है इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने के लिए। HBPM का अनदर चैलेंज है कि रात में चेक नहीं करता। HBPM में कोई वैलिडेटेड डिवाइसेस अभी तक हमको ठीक से नहीं मिल पाए हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। ठीक है, तो ABPM और HBPM आपके ये अलग अलग तरीके के हाइपरटेंशन पता कर देंगे, बीपी की वेरिएबिलिटी के बारे में बता देंगे, हाइपोटेंशन के बारे में बता देंगे, आपको दवा लेनी है कि नहीं लेनी है इसके बारे में बता देंगे, आप दवा ले रहे हो, आपको दवा लेने की एफिशिएंसी या उसका अच्छा इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके बारे में बता देंगे। तो इसलिए ये दोनों चीजें बहुत इफेक्टिव हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसको कहते हैं फिनोटाइप्स, यानी कि परसिस्टेंट नॉर्मोटेंशन, यानी कि हमेशा बीपी नॉर्मल है, यानी कि वो लोग नॉर्मल कर कहलाए जाएंगे। परसिस्टेंट हाइपरटेंशन, यानी कि हर टाइम बीपी ज्यादा है। तीसरा मैंने डायगोनल वेरिएशन में आपको बताया, डिपर्स और नॉन डिपर्स। चौथा आपकी वाइट कोट हाइपरटेंशन हो गई। पांचवा आपकी मास्क हाइपरटेंशन हो गई। तो इन सबको हम फिनोटिपिकली कैटेगराइज करते हैं, और ये सारी चीजें ABPM और HBPM हमें बहुत अच्छे से बता देंगी। तो ये इन
नए इंस्ट्रूमेंट्स और इन सब चीज़ों का बहुत फायदा है, जो कि हमको एज फिजिशियंस क्लिनिकली डायग्नोज करने में हेल्पफुल है। और अगर हमारा डायग्नोसिस ठीक रहता है तो हम इजीली उनको ट्रीट कर सकते हैं और उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं, यानी कि ऑर्गन डैमेजेस से बच सकते हैं, आपके हार्ट में कोई परेशानी ना हो, आपको कोई स्ट्रोक ना हो, इन सब चीज़ों से फिर बचा जा सकता है। सो आई होप दिस वीडियो वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि इससे आप अपने आप को कैटेगराइज करके समझ सकते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हो रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो इफ यू लाइक इट।